दोस्तों, किसी भी बड़े और जटिल ढांचे को खड़ा करने के लिए एक नक्शे की जरूरत होती है, राइट? ठीक वैसे ही हमारे देश को चलाने के लिए भी एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। आज के इस एनालिसिस में हम भारतीय संविधान के एक बेहद दिलचस्प और इंपॉर्टेंट हिस्से को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या सिंपल शब्दों में डीपीएसपी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में गोता लगाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये डीपीएसपी आखिर है क्या? तो देखिए, ये कोई भारी भरकम लीगल जार्गन या सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है। ये असल में हमारी सरकार के लिए एक मॉरल कंपास यानी एक नैतिक मार्गदर्शक का काम करते हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इन्हें बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया है, ताकि देश की नीतियां बनाते वक्त सरकार हमेशा सही दिशा में रहे। आज के हमारे इस पूरे एनालिसिस का रोड मैप बहुत ही सिंपल है। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, डीपीएसपी का इंट्रोडक्शन। दूसरा, इन सिद्धांतों का क्लासिफिकेशन। तीसरा, कुछ बेहद जरूरी संविधान संशोधन। और आखिर में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच की डिबेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, डीएसपीएस का इंट्रोडक्शन। हमारे पास आज विश्लेषण के लिए जो ओरिजिनल नोट्स हैं, उनमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बारीकी से कवर किया गया है। पहली नज़र में ये नोट्स थोड़े डेंस या घने लग सकते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इन्हीं पॉइंट्स को एकदम आसान भाषा में तोड़ने वाले हैं, ताकि हर एक चीज़ आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। सबसे पहला और ज़रूरी सवाल, ये शानदार कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से? तो आपको बता दूं कि ये विचार हमने आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया है, और इसे हमारे संविधान के भाग 4 में एक बहुत ही खास जगह दी गई है। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के बेस्ट आइडियाज को कितने स्मार्टली हमारे सिस्टम में फिट किया है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, यानी इन सिद्धांतों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। हमारे संविधान में अलग अलग विचारधाराओं का एक बहुत ही गजब का बैलेंस देखने को मिलता है। हम डीएसपी को मुख्य रूप से 3 आइडियोलॉजीज या विचारधाराओं में बांट सकते हैं। पहला, गांधीवादी सिद्धांत। दूसरा, समाजवादी सिद्धांत। और तीसरा, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। ये तीनों मिलकर ही एक मजबूत वेलफेयर स्टेट की नींव रखते हैं। शुरुआत करते हैं समाजवादी या सोशलिस्ट सिद्धांतों से। इनमें अनुच्छेद 38, 39, 39 क, 41, 42, 43, 43 क और 47 आते हैं। बेसिकली इनका पूरा फोकस समाज में समानता लाने और आर्थिक कल्याण पर है। ये एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां पैसा और पावर सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में न रहे, बल्कि सबको बराबर का न्याय और समान अवसर मिले, बिल्कुल फेयर प्ले की तरह। फिर आते हैं हमारे गांधीवादी सिद्धांत। महात्मा गांधी के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, उसकी सीधी झलक हमें अनुच्छेद 40, 43 खा, 46, 47 और 48 में मिलती है। इनमें ग्राम पंचायतों को मजबूत करना और कुटीर उद्योगों यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने जैसी वो बातें शामिल हैं, जो हमारे भारत को एकदम ग्राउंड लेवल या कहें तो जमीनी स्तर पर स्ट्रांग बनाती हैं। और हमारी तीसरी कैटेगरी है उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। अनुच्छेद 44 से लेकर 51 तक फैले ये सिद्धांत बहुत ही मॉडर्न और दूरदर्शी हैं। इनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, पर्यावरण की रक्षा करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से एकदम अलग रखना और इंटरनेशनल लेवल पर शांति बनाए रखने जैसी प्रोग्रेसिव बातें कही गई हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने वाली है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो किसी एक ब्रैकेट में बंद कर नहीं रह गए हैं, वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। जैसे अनुच्छेद 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों ही कैटेगरीज में आते हैं। वहीं अनुच्छेद 48 गांधीवादी भी है और उदारवादी भी। ये ओवरलैप कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की गजब की फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। चलिए अब हमारे तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो है प्रमुख संविधान संशोधन। देखिए, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो कभी बदले ना। ये वक्त और ज़रूरत के साथ इवॉल्व होता रहता है। डीपीएसपी के टाइमलाइन में 4 बड़े माइलस्टोन्स हैं। 1976 का 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसके ठीक बाद 1978 का 44th अमेंडमेंट, फिर 2002 का 86th अमेंडमेंट और आखिर में 2011 का 97th अमेंडमेंट। आइए फटाफट देखते हैं कि इन अमेंडमेंट से क्या बदला। 42nd संशोधन से 3 बिल्कुल नए अनुच्छेद जुड़े, 39 का, 43 का और 48 का। 44th ने अनुच्छेद 38 की भाषा को थोड़ा और शार्प किया।
86वें संशोधन ने पूरा फोकस एजुकेशन पर डाल दिया और अनुच्छेद 45 में अहम बदलाव किए और 97 के जरिए 48 ख जोड़ा गया। जैसे जैसे हमारा समाज बदला वैसे वैसे हमारी नीतियां भी अपडेट होती गईं। और अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे अहम और फाइनल हिस्से पर, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स बनाम डीएसपी-ईएसपी। इन दोनों के बीच का बेसिक फर्क समझना एकदम क्रूशियल है। एक तरफ हमारे मूल अधिकार हैं जो हमने अमेरिका से लिए हैं और जो भाग 3 में बैठे हैं। ये नैसर्गिक हैं, मतलब ये आपको इंसान होने के नाते जन्म से ही मिल जाते हैं। दूसरी तरफ डीएसपी है जो आयरलैंड से प्रेरित है, भाग 4 में है और ये नैसर्गिक नहीं है, यानी सरकार इन्हें आपको तुरंत देने के लिए बाध्य नहीं है। आप जरा लीगल साइड देखिए। सबसे बड़ा फर्क यह है कि मूल अधिकार जस्टिशिएबल हैं। अगर ये छीने तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इनके पीछे कानून की ताकत है। लेकिन डीपीएसपी को आप कोर्ट के जरिए जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते। इन्हें आप सरकार के न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह मान सकते हैं। इरादे बहुत ही नेक हैं, लेकिन पूरा न होने पर कोई सजा नहीं मिलती। इनके पीछे सिर्फ राजनीतिक मान्यता होती है। और हाँ, इमरजेंसी के दौरान आपके मूल अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं, पर डीपीएसपी कभी सस्पेंड नहीं होते। अगर हम इनके इम्पैक्ट की बात करें तो मूल अधिकार सरकार की अनियंत्रित शक्तियों पर लगाम लगाते हैं। राज्य के नजरिए से ये नेगेटिव माने जाते हैं क्योंकि ये सरकार को कुछ करने से रोकते हैं और इनका मेन फोकस है एक इंडिविजुअल यानी व्यक्ति की भलाई। इसके ठीक उलट डीपीएसपी सरकार को कुछ अच्छा करने की पावर देते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव हैं और इनका टारगेट कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण करना है। तो अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है? इस डिबेट को सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में हमेशा के लिए सुलझा दिया था। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सरकार को दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करना होगा। आप किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए दूसरे को कुचल नहीं सकते। मतलब फंडामेंटल राइट्स और डीएसपीएस दोनों एक ही रथ के 2 पहिए हैं और रथ को आगे बढ़ाने के लिए दोनों का तालमेल बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस पूरे स्ट्रक्चर को गहराई से समझने के बाद मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, क्या एक सच्चा कल्याणकारी राज्य तब तक खड़ा हो सकता है जब तक कि समाज को दिशा देने वाले इन डीएसपीज और एक आम इंसान के मूल अधिकारों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस न हो? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।